ऑफ मनी चैप्टर 13 त्रुटि के लिए जगह। अच्छे वित्तीय आचरण के कुछ सर्वश्रेष्ठ उदाहरण एक संभाव्य स्थान पर देखे जा सकते हैं, लॉस वेगस के कसिनो में। हाँ, सब खिलाड़ियों के बीच नहीं, लेकिन कुछ ब्लैक जैक खिलाड़ियों का एक छोटा सा समूह जो कार्ड गिनती करने का अभ्यास करते हैं। साधारण लोगों को संपत्ति के प्रबंधन के बारे में कुछ असाधारण रूप से महत्वपूर्ण बात सिखा सकते हैं। त्रुटि के स्थान का महत्व। ब्लैकजैक कार्ड की गिनती के मूल सिद्धांत सरल हैं। कोई भी यह निश्चित रूप से नहीं बता सकता कि डीलर कौन सा कार्ड निकालेगा, लेकिन इस बात पर निगाह बनाए रखने के लिए कि कौन से कार्ड निकाले जा चुके हैं, आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि डेक में कौन कौन से कार्ड बचे होंगे। ऐसा करने से आपको किसी कार्ड के निकाले जाने की संयोगानुपात का पता चल सकता है। एक खिलाड़ी के रूप में आप तब अधिक बाजी लगाते हैं जब आप कोई कार्ड पाना चाहते हैं। उसे पाने का संयोगानुपात आपके पक्ष में हो, तब कम जब यह संयोगानुपात आपके विरुद्ध हो। यह कैसे किया जाता है, उसकी प्रतिक्रिया यहाँ मायने नहीं रखती। मायने यह रखता है कि एक ब्लैकजैक कार्ड गिनने वाला यह जानता है कि वे संयोगानुपात का खेल खेल रहे हैं, न कि निश्चितता का। किसी बाजी में वे सोचते हैं कि उनके सही होने की संभावना है, लेकिन साथ ही यह भी जान सकते हैं कि वे गलत भी हो सकते हैं। उनका पेशा देखा जाए तो यह अजीब लग सकता है, लेकिन उनकी कार्यनीति पूर्णतः विनम्रता पर निर्भर करती है। इस बात की विनम्रता कि वे नहीं जान सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है, तो वे इसी हिसाब से खेलते हैं। कार्ड की गिनती का तरीका काम करता है, क्योंकि यह संभावना को थोड़ा सा हाउस से खिलाड़ी की ओर झुका देता है। लेकिन जब संयोगानुपात आपके पक्ष में लगे और आप भारी रूप से बाजी लगाएं, और अगर आप गलत निकले, आप इतना अधिक पैसा हार जाएंगे कि आपके पास खेलते रहने के लिए पैसा नहीं बचेगा। ऐसा कोई भी क्षण नहीं होता जब आप इतने सही हों कि आप सामने रखी हर चीज दांव पर लगा दें। दुनिया किसी के लिए भी इतनी मेहरबान नहीं होती, कम से कम समान रूप से तो नहीं। आपको स्वयं को त्रुटि के लिए स्थान देना जरूरी है। आपको तब के लिए योजना बनाना जरूरी है जब आपकी योजना काम न करे। ब्रिंगिंग डाउन द हाउस किताब में एक सफल कार्ड गिनने वाले की भूमिका में चित्रित केविन लुइस ने इस सिद्धांत के बारे में और अधिक लिखा। हालांकि आंकड़ों की दृष्टि से देखा जाए तो यह सिद्ध होता है कि कार्ड की गिनती काम करती है, लेकिन यह इस बात की गारंटी नहीं देता कि आप हर बाजी जीतेंगे। कैसीनो की हर सैर तो रहने ही दो। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पास बदकिस्मती की मार झेलने के लिए पर्याप्त पैसा हो। मान लेते हैं कि आपके पास कैसीनो के ऊपर लगभग 2% का लाभ है। उसका अब भी यह मतलब है कि कैसीनो 49% समय जीत सकता है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पास बदकिस्मती की मार झेलने के लिए प्राप्त पैसा हो। मान लेते हैं कि आपके पास कैसीनो के ऊपर लगभग 2% का लाभ है। उसका अब भी यह मतलब है कि कैसीनो 49% समय जीत सकता है। इसलिए आपके पास इतना पैसा होना जरूरी है कि आप अपने खिलाफ भाग्य की मार को झेल सकें। एक अनुभव सिद्ध नियम यह है कि आपके पास कम से कम 100 मूल्य इकाइयां होनी चाहिए। मान लीजिए अगर आप $10,000 के साथ शुरुआत करते हैं, तो आप आराम से $100 की इकाई के साथ खेल सकते हैं। इतिहास ऐसी अच्छी योजनाओं से भरा पड़ा है जिन्हें इतनी दूर ले जाया गया कि उनमें और खराब योजनाओं में अंतर ही ना दिखे। त्रुटि के लिए जगह रखने में बुद्धिमत्ता यह है कि अनिश्चितता, अनियमितता और संयोग अज्ञात जीवन के सदा विद्यमान रहने वाले भाग हैं। उनका सामना करने का एकमात्र तरीका यह है कि आप जो सोचते हैं कि होगा और क्या हो सकता है, उसके बाद आपके अंदर लड़ने की शक्ति बची रहे। इसके बीच में अंतर को बढ़ाया जाए। बेंजामिन ग्रैहम अपनी सुरक्षा सीमा के सिद्धांत के बारे में जाने जाते हैं। एक बार में उन्होंने विस्तार और गणितीय विवरण के साथ लिखा, लेकिन इस सिद्धांत का मेरा पसंदीदा सारांश तब आया जब उन्होंने एक साक्षात्कार में यह कहा कि सुरक्षा सीमा का उद्देश्य पूर्वानुमान को अनावश्यक करना है। इस सरल से कथन में कितनी शक्ति है, यह और भी अधिक नहीं कहा जा सकता। सुरक्षा सीमा, आप इसे त्रुटि के लिए स्थान या अतिरेकता भी कह सकते हैं, ऐसे संसार में सुरक्षित रूप से आगे बढ़ते रहने का एकमात्र तरीका है जो संभावनाओं से चलता है, निश्चितता से नहीं। और संपत्ति से संबंधित लगभग सब कुछ इसी संसार में पाया जाता है। सुनिश्चितता के साथ पूर्वानुमान करना कठिन है। कार्ड की गिनती करने वाला यह स्पष्ट रूप से जानता है, क्योंकि कोई भी संभव रूप से नहीं जान सकता कि एक फटे हुए डेक में से कार्ड कहां पर होगा। यह उन लोगों के लिए इतना स्पष्ट नहीं है जो कुछ ऐसे सवाल पूछते हैं, अगर 10 वर्षों में स्टॉक मार्केट का औसत वार्षिक प्रतिफल कितना होगा, या मैं किस तारीख पर सेवानिवृत्त हो पाऊंगा। लेकिन मूल रूप से ये दोनों एक ही जैसे हैं। हम बस इतना कर सकते हैं कि संभावनाओं के बारे में सोचें। ग्रैहम की सुरक्षा सीमा एक सरल सा सुझाव है कि हमें संसार को श्वेत और श्याम, भविष्य चिन्ह या जुए के रूप में देखने की आवश्यकता नहीं है।
लोग संपत्ति के साथ जो करते हैं उसमें त्रुटि का स्थान की आवश्यकता को कम आंकते हैं। स्टॉक विश्लेषक अपने ग्राहक को मूल्य सीमा के बजाय मूल्य लक्ष्य देते हैं। आर्थिक पूर्वानुमानकर्ता सटीक आंकड़ों का अनुमान लगाते हैं, व्यापक संभावनाओं का नहीं। वह पंडित जो अडिग निश्चितता की बात करता है, उसके अनुयायियों की संख्या कहीं अधिक होगी, बजाय उसके जो यह कहे हम निश्चित रूप से नहीं जान सकते, या फिर जो संभावनाओं की बात करें। हर प्रकार से वित्तीय उद्यम में ऐसा करते हैं, विशेषतः उनमें जो हमारे खुद के निर्णयों से संबंधित हो। हार्वर्ड मनोवैज्ञानिक मैक्स बेजरमैन ने एक बार दर्शाया कि दूसरे लोगों के घरों की नवीनीकरण योजना को आंकते हुए अधिकतर लोग अनुमान लगाते हैं कि यह योजना 25% से 50% के बीच बजट से ऊपर होगी। लेकिन बात जब अपनी योजनाओं की आती है तो लोग अनुमान लगाते हैं कि नवीनीकरण समय और बजट के भीतर समाप्त हो जाएगा। हाँ, आगे जाकर होने वाली निराशा। दो बातें हैं जो त्रुटि के स्थान को टालने का कारण बनती हैं। पहली यह धारणा कि हमें यह पता होना चाहिए कि भविष्य में क्या होने वाला है, जो इसका विपरीत मान लेने की बेचैनी से जन्म होता है। दूसरी यह है कि इसलिए आप वे आवश्यक कदम न उठाकर अपने आप को हानि पहुंचा रहे हैं जो उस भविष्य को ठीक वैसे ही सच कर सकें। लेकिन त्रुटि का स्थान अगोचर है और इसे गलत समझा जाता है। इसे अक्सर एक रूढ़िवादी बचाव के रूप में देखा जाता है, जिसे वे लोग इस्तेमाल करते हैं जो अधिक जोखिम नहीं उठाना चाहते या अपने विचारों पर विश्वास नहीं रखते। लेकिन जब इसे उचित रूप से इस्तेमाल किया जाए तो यह इसका ठीक विपरीत होगा। त्रुटि के लिए स्थान आपको विभिन्न परिणामों को सहन करने की क्षमता देता है, और सहन शक्ति आपको इतने लंबे समय तक टिके रहने देती है कि किसी कम संभावना के परिणाम से लाभ उठाने की संभावना आपके पक्ष में ना हो सके। अधिक बड़े लाभ कभी-कभार होते हैं, या तो इसलिए कि वे अक्सर नहीं हुआ करते, या फिर इसलिए कि उन्हें संयोजित होने में समय लगता है। इसलिए वह व्यक्ति जिसकी कार्यनीति के एक भाग में त्रुटि के लिए पर्याप्त स्थान है ताकि वह अन्य स्टॉक में कठिनाई झेल सके, वह उस व्यक्ति से बेहतर है जो गलत होने पर पूरी तरह बर्बाद हो जाए और खेल खत्म हो। बिल गेट्स ने इस बात को अच्छी तरह समझा था। जब माइक्रोसॉफ्ट एक नई कंपनी थी, उन्होंने कहा कि उन्हें इस अत्यंत रूढ़िवादी दृष्टिकोण को अपनाना कि मुझे मेरे बैंक में इतना धन चाहिए कि अगर हमें अदायगी ना मिले तो भी हम कम से कम 1 वर्ष तक कुल वेतन का भुगतान करते रहें। वारन बफेट ने भी 2008 में वर्कशायर हैथवे शेयर धारकों से बात करते हुए कुछ ऐसा ही विचार व्यक्त किया। मैंने प्रतिज्ञा की है आपसे, रेटिंग एजेंसी से और अपने आप से कि मैं वर्कशायर को हमेशा प्रचुर से अधिक धन के साथ चलाऊंगा। अगर मुझे चुनना पड़े तो मैं अधिक लाभ की उम्मीद में एक रात की नींद भी खराब नहीं करूंगा। ऐसे कुछ स्थान हैं जहां निवेशकों को त्रुटि के स्थान के बारे में सोचना चाहिए। एक है अस्थिरता। क्या आप अपनी संपत्ति में 30% की गिरावट झेल पाएंगे? स्प्रेडशीट पर शायद हाँ, अपने बिल चुकाने और नकदी प्रवाह बनाए रखने में। लेकिन मानसिक रूप से 30% की गिरावट आपके ज़हन पर क्या प्रभाव डाल सकती है, इसे कम आंकना आसान है। सबसे बड़ा अवसर सामने आते ही आपका आत्मविश्वास नीचे गिर सकता है। आप या आपके जीवन साथी सोच सकते हैं कि अब किसी नई योजना या फिर नए कैरियर का समय है। मैं ऐसे कई निवेशकों को जानता हूं जिन्होंने घाटा झेलने के बाद हार मान ली क्योंकि वे थक चुके थे, शारीरिक रूप से थक चुके थे। स्प्रेडशीट आपको यह जरूर बता सकती है कि आंकड़े कब काम करेंगे और कब नहीं, लेकिन यह आपको यह नहीं बता सकती कि जब आप रात में अपने बच्चों को सुलाते समय यह सोच रहे होंगे कि अगर आपके द्वारा लिए गए निवेश निर्णय गलत निकले तो आपके भविष्य को नुकसान पहुंच सकते हैं, तो आप कैसा महसूस करेंगे। आप तकनीकी तौर पर क्या सहन कर सकते हैं और भावनात्मक तौर पर क्या संभव है, इसके बीच का अंतर त्रुटि के स्थान का एक अनदेखा संस्करण है। दूसरा है सेवानिवृत्ति के लिए बचत। हम इतिहास की ओर देखकर जान सकते हैं। उदाहरण के लिए यूएस स्टॉक मार्केट के 1870 से मुद्रास्फीति के बाद 6.8% का औसत वार्षिक प्रतिफल दिया। सेवानिवृत्ति के लिए बचत करते हुए अपने खुद के विविध पोर्टफोलियो में क्या अपेक्षा रखी जाए, यह उसका अनुमान लगाने के लिए एक यथोचित सन्निकट की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रतिफल के इन अनुमानों को आप वापस उस राशि में जोड़ सकते हैं जो आपको हर महीने अपना बचत लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बचानी होगी। लेकिन क्या हो अगर भविष्य प्रतिफल कम निकले, या फिर अगर दीर्घकालिक भविष्य का अच्छा अनुमान हो और आपकी सेवानिवृत्ति की तारीख 2009 के जैसे भीषण बियर मार्केट के बीच में पड़ जाए। क्या हो अगर भविष्य में होने वाला बियर मार्केट आपको भयभीत भी कर दे और आप अपना स्टॉक गंवा दें और फिर आगे चलकर बुल मार्केट में चूक जाएं और अंततः मार्केट औसत से कम प्रतिफल कमा पाएं। और क्या हो अगर आपको
30 की उम्र में किसी मेडिकल आपत्ति का पैसा भरने के लिए आप अपने सेवानिवृत्ति खाते को खाली करना पड़ जाए। इन सारे क्या हो अगर प्रश्नों का जवाब है जैसा आपने अनुमान लगाया था, आप वैसे सेवानिवृत्ति नहीं कर पाएंगे, जो एक बड़ी सफलता हो सकती है। समाधान सरल है, अपने भविष्य के प्रतिफल का हिसाब करते हुए त्रुटि के लिए स्थान रखें। यह विज्ञान से अधिक कला है, अपने खुद के निवेश के लिए, जिसके बारे में मैं विस्तार से 20वें अध्याय में बताऊंगा। मेरा अनुमान है कि वह भविष्य प्रतिफल जो मैं अपने जीवन काल में कमाऊंगा वह ऐतिहासिक औसत की तुलना में 1/3 कम होगा। इसलिए मैं उनसे अधिक बचता हूँ, जितना मैं मानकर बचाता हूँ कि भविष्य अतीत की तरह होगा। यह मेरी सुरक्षा सीमा है। भविष्य अतीत के मुकाबले 1/3 कम से कहीं अधिक खराब हो सकता है, लेकिन कोई भी सुरक्षा सीमा 100% गारंटी नहीं देती। मैं रात में चैन से सो सकूं, इसके लिए यह 1/3 का बफर पर्याप्त है। और अगर भविष्य अतीत के जैसा निकले तो यह मेरे लिए एक सुखद आश्चर्य होगा। चार्ली मुंगेर कहते हैं, परम सुख प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि लक्ष्य छोटा रखा जाए। त्रुटि के स्थान का एक और महत्वपूर्ण संबंधी जोखिम उठाते समय आशावाद पूर्वग्रह है। रशियन रूलेट को आंकड़ों की दृष्टि से काम करना चाहिए। सलक्षण हितकारी संयोगानुपात से लगाव जब नकारात्मक पहलू किसी को भी हाल में स्वीकार्य ना हो। नासिम तालिब कहते हैं, आप जोखिम को पसंद करने वाले हो सकते हो और विनाश से पूर्णतः प्रतिकूल भी, और वास्तव में आपको होना भी चाहिए। बात यह है कि आगे बढ़ने के लिए आपको जोखिम उठाना पड़ता है, लेकिन ऐसा कोई भी जोखिम जो आपको बर्बाद कर दे लेने लायक नहीं है। रशियन रूलेट खेलते हुए संयोगानुपात आपके पक्ष में होता है, लेकिन नकारात्मक पहलू का जोखिम सकारात्मक संभाव्यता के योग्य नहीं है। ऐसी कोई सुरक्षा सीमा नहीं है जो जोखिम की भरपाई कर सके। संपत्ति के साथ भी ऐसा ही है। अनेक लाभप्रद चीजों का संयोगानुपात आपके पक्ष में होता है। अधिकतर वर्षों में रियल एस्टेट के दाम ऊपर जाते हैं और अधिकतर वर्षों के दौरान आपको हर सप्ताह वेतन भी मिलता है। लेकिन अगर किसी बात के 95% सही होने की संभावना है तो 5% गलत होने की भी संभावना का मतलब है कि आप नकारात्मक पहलू को जीवन में कभी ना कभी अवश्य ही अनुभव करेंगे। और अगर नकारात्मक पहलू का मूल्य विनाश है और बाकी 95% का सकारात्मक परिणाम इस जोखिम के योग्य नहीं है, फिर चाहे वह कितना भी आकर्षक लगे। लिवरेज यहाँ पर दोषी है। लिवरेज यानी अपनी संपत्ति को आगे ले जाने के लिए ऋण लेना नित्य जोखिम को विनाशकारी बना देता है। खतरा यह है कि कई बार तर्कसंगत आशावाद अपनी आड़ में विनाश की संभावना को छुपाए रहता है। फलतः हम जोखिम को बाकायदा कम आंकते हैं। आवास मूल्य में पिछले दशक में 30% की गिरावट आई। कुछ कंपनियां ऋण का भुगतान नहीं कर पाई। यह पूंजीवाद है। ऐसा होता है, लेकिन जिनके पास लिवरेज था उन्हें दोबारा विनाश झेलना पड़ा। वे न सिर्फ दिवालिया होते हुए बल्कि बर्बाद होने के कारण ने वापस उठ खड़े होने और सही अवसर का लाभ उठाने की हर संभावना को मिटा दिया। एक ऐसा गृहस्वामी जो 2009 में पूरी तरह बर्बाद हो गया, उसके 2010 की कम गिरवी दर का लाभ उठाने की कोई संभावना ही नहीं थी। लेहमान ब्रदर्स 2009 के सस्ते ऋण में निवेश ही नहीं कर सकते थे। उनका काम तमाम हो चुका था। इसे समझने के लिए मैं अपनी खुद की संपत्ति को डंबल के रूप में देखता हूँ। एक भाग के साथ मैं जोखिम उठाता हूँ और दूसरे के साथ मैं भयभीत रहता हूँ। यह असंगत नहीं है, लेकिन संपत्ति का मनोविज्ञान आपको यह मनाने के लिए तत्पर करेगा कि यह है। मैं सिर्फ इस बात को निश्चित करना चाहता हूँ कि मैं अपनी जोखिम की अदायगी देखने तक बना रहूंगा। सफल होने के लिए आपको टिके रहना जरूरी है। मैं वह बात फिर से दोहराना चाहूंगा जो इस किताब में पहले भी हो कही जा चुकी है। आप जो करना चाहते हैं, जब करना चाहते हैं, जब तक करना चाहें, आपकी क्षमता अनंत रूप से निवेश पर प्रतिफल प्रदान करती है। आप जो होने की उम्मीद करते हैं, त्रुटि का स्थान आपके चारों ओर की सीमा को बढ़ने से कहीं अधिक करता है। यह आपको ऐसी चीजों से सुरक्षित करने में भी सहायता प्रदान करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते और जो अत्यधिक कष्टप्रद घटनाएं हो सकती। द्वितीय विश्व युद्ध में स्टेलिनग्राद की लड़ाई इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाई थी। इसके साथ ही लोगों को जोखिम झेलने की अनेकों चौंका देने वाली कहानियां भी सामने आई। इनमें से 1924 के तौर पर आई एक जर्मन टैंक यूनिट शहर से बाहर घास के मैदानों में रिजर्व के तौर पर खड़ा था। जब अगली पंक्ति में टैंकों की अत्यधिक आवश्यकता थी, कुछ ऐसा हुआ कि सबको चौंका दिया। इनमें से एक भी ने भी काम नहीं। यूनिट के 104 टैंकों में से 20 से भी कम काम कर रहे थे। इंजीनियरों ने तुरंत समस्या का पता लगा लिया। इतिहासकार विलियम कैंग लिखते हैं, अगली पंक्ति में कई सप्ताह की निष्क्रियता के दौरान खेतों के चूहे वाहनों में घुसकर रहने लगे थे और उन्होंने विद्युत प्रणाली के इंसुलेशन को कतर दिया था। जर्मन लोगों के पास विश्व के सबसे परिष्कृत उपकरण थे और फिर भी वे चूहों से हार गए।
आप अपने अविश्वास की कल्पना कर सकते हैं, यह शायद कभी उनके ज़हन में भी नहीं आया होगा। ऐसा कौन-सा टैंक डिज़ाइनर होगा जो चूहों से सुरक्षा के बारे में सोचेगा? कोई तर्कसंगत व्यक्ति तो नहीं, और ख़ासकर वह जिसने टैंकों का इतिहास पढ़ा हो। लेकिन इस तरह की चीज़ें होती ही रहती हैं। आप हर तरह के जोखिम के लिए योजना बना सकते हैं, सिवाय उसके जो इतना मूर्खतापूर्ण लगे कि कभी आपके दिमाग से होकर ना गुज़रा हो। और इस तरह की मूर्खता चीज़ें ही सबसे अधिक हानि पहुंचा सकती हैं, क्योंकि जितना आप सोचते हैं वे उससे कहीं अधिक बार होती हैं और आप नहीं समझ पाते कि उनका सामना कैसे किया जाए। 2006 में वॉरेन बफेट ने अपने संभाव्य प्रतिस्थापन खोज की घोषणा की। उन्होंने कहा कि उन्हें कोई ऐसा चाहिए जो गंभीर जोखिम को पहचाने, उससे बचने के लिए आनुवंशिक रूप से क्रमादेशित हो, साथ ही वे जोखिम भी जो पहले कभी सामने ना आए हों। मैंने यह कौशल ऐसे कई स्टार्टअप्स में देखा है जिन्होंने मेरी कंपनी कोलैबोरेटिव फंड ने समर्थन दिया है। किसी भी संस्थापक ने उन जोखिमों की सूची बनाने को कही है जिसका वे सामना करते हैं, और सामान्य जोखिम ही बताए जाते हैं। लेकिन एक स्टार्टअप को चलाने के लिए अनुमानित संघर्षों के अलावा यहाँ कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जिनका सामना हमने अपनी पोर्टफोलियो कंपनी में किया है। पानी की पाइप फटने से एक कंपनी का कार्यालय पानी के भराव से नष्ट हो गया। एक कंपनी के कार्यालय में 3 बार चोरी हुई। एक कंपनी को उसकी उत्पादन इकाई से बाहर निकाल दिया गया। एक स्टोर को इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि एक ग्राहक ने स्वास्थ्य मंत्रालय को फोन करके यह शिकायत दर्ज की कि अन्य ग्राहक अपने कुत्ते को लेकर साथ अंदर आते हैं। एक अनुदान संचय समारोह के बीच में एक कंपनी के सीईओ की एक मेल स्पूफ कर दी गई, जिस पर उसे सारा ध्यान देना पड़ा। एक संस्थापक को मानसिक विकार का सामना करना पड़ा। इनमें से कई घटनाएं कंपनी के भविष्य के लिए अस्तित्व संबंधी थी, लेकिन कोई भी ऐसी नहीं थी जिसका पूर्वाभास किया जा सके, क्योंकि इनमें से एक भी सीईओ में से किसी के साथ पहले नहीं हुई थी, या फिर किसी और ऐसे के साथ जिसे वे जानते थे। यह एकदम अज्ञात क्षेत्र था। परिभाषा के अनुसार इस तरह के अज्ञात जोखिमों से बचना असंभव है, जिसकी कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन इसके लिए आप तैयारी भी नहीं कर सकते। इस तरह के जोखिमों से होने वाले नुकसान से बचने का अगर कोई तरीका है तो वह है असफलता के एकल बिंदुओं से बचना। जीवन में बहुत सी बातों के लिए एक अच्छा अनुभव सिद्ध नियम यह है कि हर वह चीज जो टूट सकती है वह अनंत टूटेगी भी। इसलिए अगर बहुत सी चीजें किसी एक चीज के चलने पर निर्भर करती हैं और वह चीज टूट जाती है, आप विनाश से कुछ ही दूर हों। यह असफलता का एकल बिंदु है। कुछ लोग असफलता के एकल बिंदु से बचने में अद्भुत रूप से अच्छे होते हैं। विमानों में अधिकतर महत्वपूर्ण प्रणालियों का बैकअप होता है, और उस बैकअप होता है। आधुनिक जेट के 4 अतिरिक्त विद्युत प्रणालियां होती हैं। आप सिर्फ एक इंजन से उड़ सकते हैं और तकनीकी रूप से बिना किसी इंजन के जमीन पर उतर सकते हैं, क्योंकि यह जेट रनवे पर सिर्फ ब्रेक्स की सहायता से उतरने में सक्षम होना चाहिए, बिना इंजन के रिवर्स थ्रस्ट के। इस प्रकार सस्पेंशन ब्रिज बहुत से केबल खोने के बावजूद भी बिना गिरे टिके रह सकते हैं। संपत्ति के साथ सबसे बड़ा असफलता का एकल बिंदु अपने अल्पावधि खर्च के लिए वेतन पर एकमात्र निर्भरता है। जब आपके पास कोई बचत न हो और आपके वर्तमान के खर्च और भविष्य के खर्च के बीच अंतर बनने लगे, वह तरकीब जो अक्सर अनदेखी रह जाती है सबसे धनवान लोगों द्वारा भी, वह हमने अध्याय 10 में देखी। यह समझना कि हमें बचत करने के लिए किसी विशेष कारण की आवश्यकता नहीं होती। कार, घर या सेवानिवृत्ति के लिए बचत करना ठीक है, लेकिन साथ ही यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि उन चीज़ों के लिए बचत की जाए जिनका आप अनुमान नहीं लगा सकते या जिन्हें बूझ नहीं सकते। खेत के चूहों के वित्तीय समकक्ष। इस बात का पूर्वानुमान लगाना कि आप अपनी बचत को कैसे खर्च करेंगे, यह मानकर चलना है कि आप एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां आप ठीक तरह से जानते हैं कि भविष्य में आपका खर्च कितना होगा, जो कोई नहीं बता सकता। मैं बहुत बचत करता हूँ और मैं नहीं जानता कि भविष्य में मैं इसे कहाँ खर्च करूँगा। कुछ ऐसी वित्तीय योजनाएं जो सिर्फ ज्ञात जोखिम को ध्यान में रखती हैं, उसमें वास्तविक संसार में टिके रहने के लिए पर्याप्त सुरक्षा सीमा होती है। वास्तव में हर योजना का सबसे महत्वपूर्ण भाग तब के लिए योजना बनाना है जब आपकी योजना काम ना करे। आइए मैं आपको दिखाता हूँ यह आप पर कैसे लागू होता है। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 13 त्रुटि के लिए जगह कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू। हमारा 14 चैप्टर है आप बदलेंगे।